पिछले वीडियो में हमने सब पढ़ लिया पहाड़ियाज़ के बारे में, कैसे ब्रिटिशर्स उनको फोर्स कर रहे थे, वो डीपर डीपर राजमहल हिल्स में रिट्रीट होते जा रहे थे, और कैसे अब हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि संथल्स आए और वो फिर लोअर हिल्स में भी वो क्लियर फॉरेस्ट करके और वहाँ पे राइस एंड कॉटन उगाने लग गए। अब 1810 के एंड में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल रेंजेस का ये एक हिस्सा था, उसको क्रॉस किया। ओके, पार्ट ऑफ द राजमहल रेंजेस गंजूरिया पहाड़ को क्रॉस किया, ठीक है, और रॉकी कंट्री को ऐसे मतलब जो इतना रॉकी और पहाड़ी वाला एरिया था उसको क्रॉस करके एक विलेज पहुंचे। पुराना विलेज था और उसके आसपास का लैंड ना बहुत ही रिसेंटली उन्होंने क्लियर किया था ताकि वो कल्टीवेशन वहाँ पे कर सके, ठीक है। लैंडस्केप को देखते हुए बुकानन को एविडेंस मिलता है कि इस जगह को, मतलब जब वो देखते हैं कि किस तरीके से अभी रिसेंटली वहाँ पे विलेज मतलब वो फॉरेस्ट और रॉकी और उस टेरेन को क्लियर करके कल्टीवेशन करने के लिए क्लियर किया गया, तो बुकानन उसको देखकर बोलते हैं कि ये प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर है। तो वो कहते हैं कि गुंजुरिया इज जस्ट सफिशिएंटली कल्टिवेटेड टू शो दैट व्हाट अ ग्लोरियस कंट्री दिस माइट बी मेड। आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड रिचेस माइट बी मेड इक्वल टू ऑलमोस्ट एनी इन द यूनिवर्स। तो बुकानन का इस एप्लीकेशन बाय ह्यूमन लेबर का कहना मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स है वो एक्चुअली सिविलाइज्ड है, कि जो पहाड़ियाँ जो पहले से वहाँ पे सेटल मतलब रह रहे थे, जो फॉरेस्ट को जो उन्होंने क्लियर नहीं करा था, मतलब वो प्रिमिटिव थे, बैकवर्ड थे, उनको तो डेवलपमेंट मतलब पता ही नहीं था। और वो ये कह रहे थे कि यार अगर यहाँ पे इस तरीके से, मतलब वो अपमान रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनसे बेटर है और ब्रिटिशर्स उनको मॉडर्न और टेक्नोलॉजाइज कर रहे हैं, और वो यही कह रहे थे कि अगर इसका जैसे ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से इसको कल्टिवेट किया जाए और इस तरीके से यूज़ किया जाए तो इस कंट्री को बहुत ग्लोरियस बनाया जा सकता है। मतलब वो कह रहे थे कि अभी ये कंट्री ग्लोरियस नहीं थी, इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी जितना उसको बनाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि सॉइल जो थी रॉकी थी पर बहुत फाइन थी। और बुकानन ये भी कहते हैं कि उन्होंने इससे अच्छा टबैको मस्टर्ड कभी नहीं देखा, और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो कल्टीवेशन के फ्रंटियर्स हैं वो संथल्स ने कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, संथल्स ने। और वो इस एरिया में उनको मूव किया गया 1800 में। उन्होंने पहाड़ियाँ जो यहाँ के हिल फ्लोक थे उनको हटा के उस एरिया को क्लियर करा है और वहाँ पे उन्होंने कल्टीवेशन करा है। ये थोड़ा सा पहले ये इमेज देख लेते हैं। हिल विलेज इन संथल कंट्री इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 23 फरवरी। हिल विलेज है ये, कैसे हिल विलेज मतलब ये पहले जो हिली एरिया था, फॉरेस्टी एरिया था, उसको क्लियर करके यहाँ पर एक विलेज सेटल किया गया आर्टिफिशियली। और ये किसने स्केच किया है? वॉल्टर शर्विल ने 1850s में। तो विलेज जो है वो काफ़ी काम, आइडियलिक और पीसफुल अपीयर करता है। रियली लाइफ जैसे कि बाहर से कुछ लेना देना ये सिविलाइजेशन से, काफ़ी पीसफुल और अच्छा यहाँ पर अपीयर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। संथल्स आखिर पहुंचे कैसे राजमहल हिल्स? संथल जो थे वो बंगाल में उन्होंने आना शुरू किया 1780s में। दे हैड बिगन टू कम इनटू द बंगाल इन दी 1780s, और जमींदार ने उनको हायर किया था ताकि वो लैंड को वो लोग रिक्लेम कर सके। जो ब्रिटिश ऑफिशियल मतलब जमींदार हायर देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपैंड कल्टिवेशन, एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइटेड देम टू सेटल इन द जंगल महल्स। दोनों तरफ से हो रहा था। देखिए, संथल जो थे वो बंगाल में 1780s में है, तो जमींदार ने उनको अपने मतलब के लिए उनको हायर किया कि जो लैंड उनके अंडर से जा चुका है उसको रिक्लेम करें, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको इसलिए हायर किया ताकि वो जंगल महल्स के जो एरिया है जो अनकल्टिवेटेड है उसमें वहाँ सेटल हो सके और उसको कल्टिवेट कर सके, ठीक है। तो पहाड़ियाज को हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ियाज, मतलब पहाड़ियों के ऊपर क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंट्रोल नहीं कर पाए थे और उनको सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने ये तरकीब लगाई कि इससे अच्छा है कि हम संथल्स को ये जॉब दे, कि क्योंकि ये पहाड़ियाज काम नहीं कर पाए, वो तो अपनी वही वापस प्रिमिटिव ट्राइबल लाइफस्टाइल पे चले गए एज पर ब्रिटिश, तो उन्होंने संथल्स को बुलाया कि इनको बुलाकर इनसे क्लियर करवाया लैंड और यहाँ पे इनसे फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर करवाया। पहाड़ियाज ने मना कर दिया कि वो ऐसे जो कह रहे वो सेटल एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, फॉरेस्ट को कट नहीं करेंगे और प्लो को रेजिस्ट मतलब टच नहीं करेंगे, मतलब ये प्लो को टच नहीं करने से मतलब है कि वो यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करेंगे और जिस तरीके से वो हंटिंग कर रहे थे उसी तरीके से अपना जीवन जिएंगे। तो संथल्स तो भाई आइडियल सेटलर्स लगे उनको, जिन्होंने फटाफट फॉरेस्ट क्लियर करा और वहाँ पे प्लोइंग शुरू कर दी क्योंकि उनका काम ही यही था, सेटल्ड एग्रीकल्चर का। अब संथल को ये लैंड दिया जाता था और
उनको ये परसुएट किया जाता था कि आप राजमहल के हिल्स में रुको, वहीं पर रुको, उसको कल्टिवेट करो। 1832 तक बहुत बड़ा एक एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दामिन ई को, 1832 दामिन ई को, इसको याद रखिएगा। दामिन ई को एक बहुत बड़ा एरिया था लैंड का, जिसको डिमार्केट कर दिया था। किसके लिए? संथल्स के लिए। मतलब एक बड़ा लैंड जो था संथल्स ने क्लियर करा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक लैंड के बड़े हिस्से को जो था, जो क्लियर करा था संथल्स ने, उसको डिमार्केट कर दिया, एक तरीके से जो डिक्लेयर कर दिया कि इसका नाम है दामिन इको और ये संथल्स का लैंड है और इसके ऊपर सिर्फ संथल्स का ही हक है। तो यहाँ पे संथल्स रहे, अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें, यहाँ के पेजेंट्स बने, और जो लैंड ग्रांट है संथल्स का 1/10 ऑफ एरिया जो है वो मतलब उनका ये था कि आप 1/10 ऑफ एरिया को एटलीस्ट क्लियर करो और उसको कल्टीवेट करो पहले 10 ईयर्स में। तो बड़ा सा एक एरिया था फॉरेस्ट का, और इसे जो कि कल्टीवेट पूरी तरीके से नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था, बड़े से एरिया को संथल्स के लिए उन्होंने डिमार्केट कर दिया दामिनी को, और उसमें उन्होंने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट ये है, आप यहीं पे रहो, यहीं पे अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो, पर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपको इसके पहले 10 ईयर्स में 1/10 ऑफ लैंड जो है उसको क्लियर करना है, उसको कल्टीवेट करना है। तो आपको हमें वो जो भी आपका प्रोड्यूस रहेगा वो देना है, रेवेन्यू वगैरह देना है, ये उनका उसके तरीके से उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करा था। और जो टेरिटरी थी उसको अच्छे से उन्होंने सर्वे करा, मैप करा ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स ने, उसको इस लैंड को उन्होंने कैसे अलग डिमार्केट करा, इसमें बाउंड्री पिलर्स लगा दिए, और दोनों मतलब बाकी जो सेटल्ड एग्रीकल्चर का लैंड था और जो फॉरेस्ट लैंड था, हिली लैंड था, हिली एरिया जो था, प्लेन्स था, इन सब से बिल्कुल अलग कर दिया, डिमार्केट कर दिया इसको दामिनिको को। तो एक बार दामिनिको का डिमार्केशन हो गया, संथल सेटलमेंट जो थे वो फटाफट बढ़ गए क्योंकि पूरा लैंड उनके एरिया में था। तो 1838 में जहाँ पे 40 संथल विलेजेस थे, वहीं पर 1473 संथल विलेजेस हो गए 1851 में। तो विद इन अ स्पैन ऑफ कितने ईयर्स हो गया यहाँ पे, 40 से 50, 10 ईयर्स, 1, 11 एंड 2, 13 ईयर्स के अंडर आप देख सकते हैं कितना, मतलब बाय 3 टाइम्स, बाय 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स इनका डेवलपमेंट हुआ है। सो इट वाज लाइक अ वेरी वेरी बिग, 3.5 भी नहीं, एक्चुअली 35 टाइम्स इनका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। 40 से 1473 मतलब 35 टाइम्स इनका संथल पीपल का, संथल्स का डेवलपमेंट हुआ है। और संथल पॉपुलेशन भी 3000 से 82,000 इंक्रीज हो गई, मतलब इट्स लाइक मोर देन 20 टाइम्स, मोर देन 25 टाइम्स उनका संथल्स का जो है वो डेवलपमेंट, पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई। और जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ा उसी तरीके से कंपनी की रेवेन्यू भी बढ़ती गई, कंपनी को ज़्यादा पैसे मिलते गए, उतना ज़्यादा कि एग्रीकल्चर होने लगा। ठीक है, संथल के बहुत सारे मिथ्स है, सॉन्ग्स है जो कि 19th सेंचुरी में है, उनको संथल पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। और कि वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, वो ये बताते कि कितना संथल्स कितने लंबे टाइम तक ट्रैवल करते रहे एग्रीकल्चर मतलब लैंड के खोज में, कैसे वो संथल पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे कंटिन्यूसली उनको मूव करना पड़ा है लैंड की खोज में, फिर कैसे उनको एक प्लेस मिली यहाँ पर दामिनिको में, उनकी जर्नी ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे उनको डेस्टिनेशन मिल गया। तो संथल मिथ्स और सॉन्ग जो है वो क्या बताते हैं कि कैसे बहुत लंबे टाइम तक संथल्स को टायरलेसली बिना रुके जगह की सर्च में घूमते रहना पड़ा, और दामिनी को जो था वो जैसे उनकी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन बन गया। ठीक है, अब संथल्स जो है वो जैसे जैसे सेटल होने लगे, पहाड़िया जो थे वो रेजिस्ट करते थे बट अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पाए, उनको और हिल्स के अंदर जाना पड़ा क्योंकि संथल से लड़े, ब्रिटिशर से लड़े, किस किस से पहाड़ियाज भी लड़ेंगे। ठीक है, तो वो और डीपर हिल्स में रिट्रीट होते गए, उनका यही वो हो गया। ठीक है, और क्योंकि अब वो नीचे लोअर हिल्स में भी नहीं आ सकते थे, लूट भी नहीं कर सकते थे, उनको ड्रायर एरियाज उनको मिल गए, इतना बैरन था, मतलब ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था, ज़्यादा पैस्चर के वो नहीं थे, ज़्यादा बंजर ज़मीन थी, कल्टिवेशन बहुत अच्छा नहीं था, तो इसी वजह से उनकी लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट आया। ठीक है, लंबे समय तक, मतलब अब लंबे समय के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिग्रेड हो गई। ठीक है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो किस पे बेस्ड था, शिफ्टिंग मतलब एक लैंड के ऊपर कल्टीवेट करा, फिर उसको फैलो छोड़ दिया, फिर दूसरे लैंड पे गए, इस तरीके से शिफ्टिंग का एग्रीकल्चर बनता था। बट अब न्यूअर एंड न्यूअर लैंड तो बची ही नहीं, मतलब उनकी जो एबिलिटी थी, अब वो जो थी नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की थी वो भी कम होती गई।
तो बहुत सारे फर्टाइल सॉइल्स अब उनको इनएक्सेसिबल हो गए, क्योंकि वहाँ पे दामिन का पार्ट बन गया, वो दामिनी को काल संथल आके रहने लग गए, उनका एरिया बन गया, डिमार्केशन हो गया, पिलर्स आ गए। तो पहाड़ियाज जो थे वो इतने अच्छे से अपना जीवन पहले जैसे नहीं निकाल पा रहे थे। कल्टीवेशन एरिया जो था, लैंड जो था, वो इतना अच्छा नहीं था, बैरन होते जा रहा था। ठीक है, जब इस इस रीजन का जब फॉरेस्ट जब फॉरेस्ट जो ये क्लियर किया था कल्टीवेशन ने, हंटर्स ने, तो उनको प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। और दूसरी तरफ यहाँ पे पहाड़ियाज की लाइफ सिर्फ डिग्रेड होती जा रही थी, और दूसरी तरफ संथल जो था, उन्होंने अपना पहले वाली जो जिंदगी थी कि घूमते रह रहे एक जगह से दूसरी जगह, एग्रीकल्चर की खोज में, लैंड की खोज में, वो अब उनका ख़त्म हो गया, और अब वो बहुत ही हैप्पीली सेटल डाउन हो गए, डेवलप करने लगे, उन्हें कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे, मार्केट्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स के साथ वो लोग डील करने लगे। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि जो संथल्स थे उन्हें ये पता लगा कि जो लैंड उन्होंने अपने अंडर लिया है अब वो उनके हाथों से जाते जा रहा है। कैसे? अब जो स्टेट था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो उस लैंड के ऊपर बहुत हेवी टैक्सेस लगाते जा रहे थे, जो संथल्स ने क्लियर करा था। और जो संथल्स ने क्लियर करा था मतलब फॉरेस्ट उन्होंने क्लियर करा था, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी हेवी टैक्सेस अब स्टेट लगाते जा रहा था। और मनी लेंडर्स जो थे वो उनको चार्ज कर रहे थे कि भाई दिक्कूज, मनी लेंडर्स मतलब जो दूसरा नाम दिक्कूज थे, वो उनसे हाई रेट्स चार्ज कर रहे थे इंटरेस्ट के, और उनसे उनका लैंड लेते जा रहे थे जब वो अपना उधार चुका नहीं पा रहे थे, डेट्स चुका नहीं पा रहे थे। ऊपर से जमींदार्स भी अपना कंट्रोल दामिन एरिया पे कर रहे थे। तो तीन तरफ से ब्रिटिशर्स जो थे वो उन पे हेवी टैक्सेस कर रहे थे, मनी लेंडर्स उनसे बहुत हाई इंटरेस्ट ले रहे थे, और डेट जब वो नहीं दे पा रहे थे तो उनसे लैंड ले रहे थे, जमींदार्स दामिन वाला एरिया अपने कंट्रोल में लेते जा रहे थे। तो 1850s तक, मतलब ये देखिए दामिनी को 1832 में उनको मिला, और धीरे धीरे करके विद इन 20 ईयर्स ऑफ टाइम में ही संथल्स को ये लगा कि अब टाइम आ गया कि अब उन्हें रिवोल्ट करना चाहिए, कि ये मनी लेंडर्स के खिलाफ, ये जमींदार्स के खिलाफ, और ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि उनके लैंड को ये ले रहे हैं ताकि अपने लिए वो एक आइडियल वर्ल्ड क्रिएट कर सके जहाँ पे उनका खुद का राज हो। तो ये 1855-56 में संथल रिवोल्ट हुआ था। 1857 में रिवोल्ट अलग हुआ था। संथल रिवोल्ट 1855-56 में हुआ था, जहाँ पे संथल परगाना क्रिएट किया गया था। संथल परगाना क्या था? एक अनदर एरिया था जहाँ से 5500 स्क्वायर माइल्स का एक एरिया था, जो कि उन्होंने भागलपुर और बीरभूम से लिया था। तो जो ये इन्होंने रिवोल्ट करा था, उसके बाद भागलपुर और बीरभूम से उन्होंने इतना एरिया जो है वो कट ऑफ करके अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, जो कॉलोनियल स्टेट थी उनको तो ये लगा था कि यार एक नई टेरिटरी बनेगी संथल्स के लिए और कुछ स्पेशल लॉज उन पे करेंगे, लेकिन संथल्स जो थे उनको कहीं ना कैसे करके उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ऐसा वो कंपनी ऑफिशियल सोच रहे थे। ये फिगर देख लीजिए, सिद्धू मंझी द लीडर ऑफ द संथल रिबेलियन। सिद्धू मांझी संथल रिबेलियन की लीडर। ये देखिए, संथल फाइट दी सेपॉइज ऑफ द ब्रिटिश राज, इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 23 फरवरी 1856। चेंज द ब्रिटिश रिबेलियन, चेंज द ब्रिटिश। पहले तो ब्रिटिशर्स जो थे वो तो बहुत अच्छा संथल्स को मान रहे थे कि अरे उनके लिए बहुत रेवेन्यू ला रहे हैं और उनका बहुत उनके अंडर काम कर रहे हैं और ये सब। अब 1855-56 में जब ये रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स का पूरा व्यू संथल्स को लेकर चेंज हो गया, और पहले जो विलेजेस उनको काम और पीसफुल दिखने लगे थे, अब उनको लगे कि वायलेंट और सैवेज, मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव, या जिनके रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ऐसे उनको ब्रिटिशर्स को लगने लगे। उनका परसेप्शन चेंज हो गया। तो एक साल पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 के संथल्स ने रिवोल्ट करा। एक और इमेज आ जाती है, बर्निंग ऑफ संथल विलेजेस, अगेन लंदन न्यूज 23 फरवरी 1856। रिबेलियन ब्रिटिशर्स ने बहुत आसानी से क्रश कर लिया। तो क्रश करने के बाद 1855-56 में जो संथल रिबेलियन क्रश किया था, तो ये सारे रीजन्स को उन्होंने सर्च करा। जो सस्पेक्ट्स होने लगे कि यार ये रिबेल्स है, ये लोगों को भड़का रहे, उनको उठाया, गाँव में आग लगा दी, और ये जो आग लगाने की इमेज है ये इंग्लैंड में पब्लिक में उन्होंने दिखाने लगे, और उसमें दिखाने लगे, और ऐसे दिखाने लगे कि देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिशर्स की एबिलिटी थी कि पूरे के पूरे रिबेलियन जो है वो क्रश कर सकते थे। ओके, जो कि रिबेलियन कॉलोनियल रूलर्स को फेस करना पड़ा था। एक और फिगर यहाँ पे देखने को मिलता है, संथल प्रिजनर्स जो थे उनको ले जाया जा रहा था। देखिए कैसे वन सीक टू कन्वे पॉलिटिकल मैसेजेस, कैसे इस इमेज के थ्रू एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं कि सेंटर में हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश ऑफिशियल जो कि बहुत ट्रायम्फेंटली, मतलब कि बहुत बड़ी इसने जीत हासिल की है, वो यहाँ पर एक एलिफेंट के ऊपर आ रहा है, मतलब एक सिंबल था कि कितनी पावरफुल है, कितनी उन्हें जीत हासिल करें। एक ऑफिसर जो है
हॉर्स की, वो हुक्का स्मोक कर रहा है। ये मतलब ये था कि कितना एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, कि उन्होंने विक्ट्री पाली, जीत गए, कर गए। और ये पिक्चर से उन्हें देखने को मिलता है कि बस अब उनके प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, उन्होंने रिबेलियन को क्रश कर दिया, वो रिबेल्स से जीत गए, और कैसे अब वो रिबेल्स को झुक के उनके चेन्स में उनके स्लेव्स के थ्रू उनको जेल ले जाया जा रहा है, और कैसे सोल्जर्स जो है वो अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहे हैं इन संथल्स के ऊपर। तो यहाँ पर आके ये हमारा 1855-56 तक ये रिबेलियन ख़त्म हो जाता है संथल्स का, और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन भी किया है इंडियन लैंड का। बट ये देखिए पॉइंट ऑफ व्यू है, हम कह नहीं सकते इस पर कुछ भी बारे में। अब थोड़ा सा बुकानन के अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बुकानन जो था वो हमें भूलना नहीं चाहिए था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था। तो उसकी जर्नी सिर्फ लैंडस्केप के लव के लिए, कि सिर्फ नए नए एरियाज को डिस्कवर करने के लिए नहीं थी। उसका डिज़ायर था कि जो चीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है, जो चीज़ अभी तक यूटिलाइज नहीं की गई है, मैं वर्ड कर रही हूँ यूटिलाइज यूज़ कर रही हूँ मैं, वो डिस्कवर करे, और फिर ब्रिटिशर्स उसको अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सके। तो बुकानन जो है वो बहुत सारी जगह गया, बहुत वास्ट एरिया को उसने डिस्कवर किया, सर्वे करा, कूलीज के साथ बहुत गया, और जितने भी कॉस्ट उसके ये जो ट्रैवल्स के थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाई, क्योंकि उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जगह मिल रही थी, ये संथल्स का जितना भी एरिया वो संथल्स को दे रहे थे, अपने अंदर कल्टीवेट कर रहे थे, वो तो बुकानन ने डिस्कवर किया था एक तरीके से। तो वो बुकानन की जितनी भी ट्रैवल्स थी वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉस्ट में ले रही थी, और बुकानन के पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी कि उसे क्या देखना है, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। और जब वो आता था विलेज में अपनी आर्मी के साथ, तो वो एकदम से एज एन एजेंट ऑफ दी सरकार यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का एक एजेंट जैसे परसीव किया जाता कि यार गवर्नमेंट का जैसे ऑफिशियल आया। बुकानन को इस तरीके से इतनी ऐसी रिस्पेक्ट और इस तरीके का उसको ट्रीटमेंट दिया जाता था। बहुत सारी कंपनी उठा रही है, लोग उसको एक सरकार के ऑफिशियल जैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसको सर्वे करना है बहुत ही मतलब, और कंपनी भी उसको इम्पोर्टेंट मान रही है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको ला के दे रहा है। ये सोर्सेज आप छोटे मोटे पढ़ सकते हैं कि कैसे हाउस है, लैंड्स है, ये है, ईजी है। और रॉक्स नियर कड़ुया, तो ये भी बुकानन के जर्नल में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे कंपनी ने पावर जैसे आने लगी, क्योंकि बुकानन ने इतने वो करे, तो उसने अपना कॉमर्स बढ़ाया कंपनी ने, और नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ देखने लगा, जिसको कंपनी जो है वो कंट्रोल कर सके और उसको एक्सप्लॉइट कर सके अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो बुकानन ने ऐसे बहुत सारे लैंडस्केप सर्वे करे, रेवेन्यू सोर्सेज उन्होंने फिक्स करे, वॉयजेस ऑर्गेनाइज करे डिस्कवरी के लिए, और अपने जियोलिस्ट को भेजा, जियोग्राफर्स को भेजा इन जगहों पर, बॉटनिस्ट को भेजा, मेडिकल मैन को भेजा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और बुकानन नो डाउट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर था, क्योंकि जहाँ पर भी बुकानन जाता था, देखिए अब एक बहुत ही मतलब डिफरेंट समय में है कि जहाँ पर भी बुकानन जाता था वो ये नहीं देखता था कि वहाँ पे क्या थे, कैसे थे, मतलब वो ये सब चीज़ें तो देखता था, बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करता था, सॉइल कैसी थी, वहाँ पे कितने मिनरल्स थे, वहाँ को कैसे थे। और वो एक चीज़ और देखता था कि कैसे इस जगह को कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। मतलब वो इतना देख कर आता था, इतना सोच कर आता था कि मिनरल्स और ये सब तो देखता ही था कि क्या क्या थे, सॉइल कितनी रिच थी, लैंड कितना रिच था, लेकिन साथ ही उसका विजन ये था, उसकी प्रायोरिटी ये थी कि कैसे कि लोकल जो वहाँ पे रह रहे इनहेबिटेंट, उनकी विजन तो यही नहीं थी ना कि वो एक्सप्लॉइट करे, वो तो वहाँ रहना चाहते थे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। बुकानन का विजन ये था कि कैसे कंपनी के फाइनेंस को देखते हुए, प्रॉफिट को देखते हुए उस जगह को फाइनेंशियली जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके। तो ये बुकानन का बहुत बड़ा हाथ था कि ब्रिटिशर्स ने जितना भी एक्सप्लॉइटेशन किया है। ऑन क्लियरेंस एंड सेटल कल्टिवेशन, ये भी अगेन छोटा सा पैरा है, बहुत ही सिंपल है। ये सोर्स एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे they are very clever in clearing new lands but live meanly. Their huts have no fence and the walls are made of small sticks placed upright, close together and plastered within with clay. They are small and slovenly and too flat roofed with very little arch. तो ये of course बुकानन उनकी primitiveness को बता रहा है कि लोग कैसे रहते थे, उनके हट में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं था, प्लेन था, रूफ था, बहुत ही प्लेन थी, स्ट्रेट थी, प्लास्टर था, क्ले से प्लास्टर किया था, और ये सब चीज़ें। द रॉक्स नियर कड़ायू, ये संथल के बारे में था, अभी जो भी पढ़ा ये संथल के ऊपर उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो कितना डाउन अपॉन करता था बुकानन, ये देखने को मिल रहा है इन रिपोर्ट्स के थ्रू।
reports के through. Buchanan's journal is packed with observation like the following. About a mile further on, I came to a low ledge of rocks without any evident strata. It is a small grained granite with reddish feldspar, with quartz and black mica. More than half a mile from thence, I came to another rock not stratified and consisting of very fine layers. तो हमें देखने को कितनी minutely जो बुकानन है वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता था, ऑब्जर्व करता था, एक एक चीज़ को उसने रिकॉर्ड करी ताकि कंपनी से कुछ भी छूट ना जाए. लास्ट सोर्स हमारे चैप्टर के लिए ऑन क्लियरेंस एंड सेटल कल्टिवेशन. पासिंग थ्रू वन विलेज इन द लोअर राजमहल हिल्स, बुकानन रोड. राजमहल हिल्स को क्रॉस करते उसने लिखा, द व्यू ऑफ द कंट्री इज एक्सीडिंगली फाइन. ठीक ठाक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. कल्टिवेशन स्पेशली द नैरो वैलीज ऑफ राइस विंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस, द क्लियर्ड लैंड्स विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड द रॉकी हिल्स आर इन परफेक्शन. तो वो लैंड्स किसने क्लियर करवाई थी? ब्रिटिशर्स ने. संथल को ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप ये लैंड क्लियर करो, राइस उगाओ, कॉटन उगाओ, क्योंकि कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा था. तो क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की काम था तो बुकानन को ये सब चीज़ें काफ़ी फाइन, परफेक्ट और सुंदर लग रही थी. जो क्लियर्ड लैंड्स थे जो ब्रिटिशर्स ने करवाए थे उनके कहने पे. ठीक है. परफेक्शन. ऑल दैट इज वांटेड इज सम अपीयरेंस ऑफ प्रोग्रेस. लेकिन अभी भी ऑफकोर्स क्योंकि वो संथल थे, उनके विलेजेस, उनके हट्स तो बहुत ही बुकानन उनको डाउन ट्रॉडन देखता था. तो वो कहता है कि प्रोग्रेस के थोड़े से अभी भी ज़रूरत है और इम्प्रूव हुआ है. कल्टीवेशन में तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है एरिया के, लेकिन अभी भी कंट्री साइड जो है इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस की ज़रूरत है. प्लांटेशंस ऑफ असन एंड पालास फॉर तसर. तसर सिल्क एंड वर्म्स. ये असन, पालास और तसर जो है ये सिल्क और उसकी वेराइटी है. एंड लाख शुड ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ वुड्स. मतलब ये फॉरेस्ट को काट कूट के, ये पेड़ों को काट के यहाँ पे ऐसे इनका ये सिल्क का और वर्म्स का कल्टीवेशन होना चाहिए टू एज एन ग्रेट, जिससे कि द रिमाइंडर माइट बी ऑल क्लियर. पूरा जो बचा हुआ जितना भी सबको क्लियर करके ग्रेटर पार्ट को कल्टीवेट करा जाए. और वाइल वॉट इज नॉट फिट फॉर पर्पस माइट रीड. तो मतलब उसने सब सोच रखा था पहले से ही. वो जाता है सोचता है कि यार जहाँ पर इसे नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे सिल्क को या फिर रेयर नहीं कर पाएंगे वर्म्स को, वहाँ पे प्लामीरा या महुआ आम उगा सकता है. तो उसका विजन ऐसा था कि कितना बेस्ट किस तरीके से वो उस एरिया को, उस लैंड को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता था कंपनी के बेनिफिट्स के लिए. इसके बाद से हमारा ये पूरा जो हमारा ये है, इसके बाद से पूरा जो है ये हमारा पूरी तरीके से डिलीटेड है. तो हमें आगे इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर. अब प्लीज़ एक है कि आप इसमें लास्ट में आगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी आप टाइमलाइन पे फोकस कर लीजिएगा. उतनी टाइमलाइन तक देख लीजिए जो हमने पहाड़ियाज़ ये 1800s तक. दैट्स इनफ. यहाँ तक का पहाड़ियाज़ आप, यहाँ तक की टाइमलाइन आपको देखने की ज़रूरत है. इसके बाद से फिर वो पार्ट जो है वो हमारा डिलीटेड है. तो इसी के साथ आप पढ़ लीजिए. सिंपल टाइमलाइन है एंड द चैप्टर एंड्स हियर.